आप ये स्टोरी एसएस स्टोरीज चैनल पर सुन रहे हैं। एपिसोड 7 बहुत आसान। दो काम खत्म होते ही मैंने एक गाड़ी बुलाई और 20 मिनट में मुझे फ्रोजन वेस्टलैंड कालकोटरी तक पहुंचा दिया गया। मेरे पास वही पुराना बैग था, क्योंकि अगर मैं कई बार भी गोता लगाऊं तो भी उसमें मिलने वाले कोर को ले जाने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। मैंने अपना हाथ मोनोलिथ के एक वर्ग पर रखा और मैं एक बार फिर दौड़ते हुए भीड़ियों के बीच ठंडी जमीन पर आ गया। रैंक ए कालकोटरी 20 मंजिलें। अब जब मेरे पास रैंक डी कौशल है तो इसे पार करने में मुझे कितना समय लगेगा। मैंने तुरंत आर्कटिक आर्मर और सेफगार्ड को सक्रिय किया, क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि ये कौशल कितने उपयोगी साबित होंगे। मुझे तुरंत ऐसा लगा जैसे मेरा पूरा शरीर जमीन से बंध गया हो, मैं एक भी मांसपेशी हिला नहीं पा रहा था। आर्कटिक कवच के ऊपर ऊर्जा की एक पारदर्शी परत तेजी से बन गई और भेड़िए दौड़ते हुए आ गए। सबसे नजदीकी भेड़िए ने अपने विशाल पंजों से वार किया, लेकिन मुझे जरा भी असर महसूस नहीं हुआ क्योंकि भेड़िया उछलकर पीछे हट गया। रैंक डी सेफगार्ड ने निचले रैंकिंग वाले राक्षसों और कौशल के खिलाफ लगभग पूर्ण रक्षा प्रदान की। ये सच था। दोनों रक्षा कौशल के साथ मैंने देखा कि भेड़िए मुझ पर दौड़े और पंजे मारने, काटने और कुछ भी करने की कोशिश की जिसके बारे में वे सोच सकते थे, लेकिन उन्होंने मेरे कपड़ों को भी नहीं छुआ। मेरे आत्मविश्वास के धीरे धीरे वापस आने के साथ मैंने फिर एक कौशल डाला जिसका मैं बहुत इंतजार कर रहा था। आग की लपटी की एक चकाचौंध किरण तेजी से मेरे सामने उभर आई, जो मेरे सामने खड़े भेड़ियों में से दो को छेद रही थी। आग की लपटों ने सचमुच उस क्षेत्र को जला दिया जहां उन्होंने राक्षसों को छुआ, जिससे उनके शरीर में छेद हो गए। मेरे बगल में बचे हुए दो भेड़ियों ने भयभीत चीखें निकाली, लेकिन मैंने उन्हें कोई समय नहीं दिया और उनके सिर पर दो संघनित आग के गोले तेजी से फट गए। मैंने पीड़ा की लपट और सुरक्षा को निष्क्रिय कर दिया और फिर से आगे बढ़ सकता था, और मैं आग की लपटों के खंभे से छेदे गए भेड़ियों को देखने गया। चारों ओर जलने की गंध फैली हुई थी, क्योंकि भेड़ियों के शरीर का लगभग आधा हिस्सा जल चुका था। उनके शरीर के दूसरे आधे हिस्से पर बचा हुआ खून भी उबल रहा था और चटक रहा था। धिक्कार है। मैंने अपनी हैरानी को काबू में रखते हुए आगे बढ़ना शुरू किया, ये देखने के लिए कि यह घातक नई क्षमता कितनी कारगर है। मैंने केवल आर्कटिक आर्मर को सक्रिय रखा और अंधाधुंध अपने सामने आग के गोले फेंकना जारी रखा ताकि मैं इसकी दक्षता बढ़ा सकूं। अब जब मैं कौशलों से अधिक परिचित हो रहा था, तो ऐसा प्रतीत होता है कि दक्षता 100 के जितना करीब पहुंचती है, कौशल अगले रैंक के कौशल के बराबर क्षति पहुंचाने में उतना ही सक्षम हो जाता है। जैसे ही एफ रैंक फायरबॉल की दक्षता 100 के करीब पहुंची, उसकी गति और क्षति लगभग ए रैंक के आक्रामक कौशल के बराबर हो गई। अब जबकि मेरे पास रैंक डी स्किल फ्लेम्स ऑफ टॉर्मेंट थी, तो मैं फायरबॉल को पूरी तरह से छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह अभी भी बहुत प्रभावी थी। अगली मंजिल पर जैसे ही भेड़िए दिखाई देने लगे, मैंने पीड़ा की लपटें शुरू कर दी। मैंने आग के खंभे को सीधे गोली चलाने के बजाय क्षैतिज रूप से हिलाया, जिससे ये सचमुच जानवरों को आधा कर दिया। सभी 5 भागते हुए भेड़िए। एक हमले से मौत। हाँ, मुझे पहले से ही इस कौशल से प्यार हो रहा था। इन राक्षसों पर आसानी से काबू पाने की हड़बड़ी को महसूस करते हुए मैं और भी तेजी से फर्श से नीचे उतर गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह भेड़िए, लोमड़ियों या कस्तूरी बैल थे, फ्लेम्स ऑफ टॉर्मेंट ने भेदभाव नहीं किया और आसानी से अपनी अत्यधिक गर्मी के साथ जानवरों के माध्यम से छेद जला दिया। एड्रेनालाइन की भावना धीरे धीरे फीकी पड़ गई, क्योंकि मैं एक बार फिर बॉस की सीढ़ियों से खड़ा था। मैं कल एक टुकड़े में छोड़ने के लिए काफी सभ्य था, लेकिन मैं आज इसे और भी अच्छी तरह से बाहर निकालना सुनिश्चित करने जा रहा था। मैं सीढ़ियों से नीचे गया और एक जानवर के सोते हुए द्रव्यमान को एक बार फिर उठते हुए देखा। उसकी चमकदार लाल आंखें मुझे छेदने की कोशिश कर रही थीं। बिना एक धड़कन बर्बाद किए मेरे सामने आग की लपटों का एक खंभा खिलते हुए लाल फूल की तरह हो गया। उभरते हुए भालू ने एक बार फिर अपने शरीर की रक्षा के लिए अपने विशाल पंजे उठाए, लेकिन इस बार आग की लपटों से कोई आराम नहीं था। ग्रा एक शोकपूर्ण चीख जारी की गई, क्योंकि जानवर के अंग एक सेकंड भी नहीं रहे। मांस और हड्डियों के विस्फोट में उन्हें अलग कर दिया। भालू के शरीर पर जारी रहा। जानवर की छाती के केंद्र में एक जलती हुई छेद जल्दी से स्पष्ट हो गई, जिससे उसकी चीखें कम हो गईं और वह वापस ठंडी कठोर जमीन पर गिर गई। यही नहीं, अपनी सांसों को नियंत्रित करते हुए मैंने उस विशाल द्रव्यमान को देखा जो अब मेरे सामने जल रहा था। कुछ ऐसा जो मुझे एक दिन पहले डर देता था, अब मेरे पास कुछ मीटर की दूरी पर भी नहीं आ पाया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि मैंने इस भावना का आनंद लिया और फिर कोर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। और ओह, इस बार यह एक कौशल पुस्तक नहीं थी, लेकिन एक आइटम।
मैं जल्दी से विशाल भालू के बगल में उपकरण की पहचान करने में सक्षम था। स्विफ्ट बूट्स पहनने वाले की गति बढ़ाएं। आइटम मेरे चेहरे पर मुस्कान लेकर आया, क्योंकि वे शायद ही कभी गिरते थे और उच्च कीमत प्राप्त कर सकते थे। वस्तुओं के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि आप उनका उपयोग कर सकते हैं, पुनः उपयोग कर सकते हैं और फिर उन्हें कभी भी अपना मूल्य खोए बिना बेच सकते हैं। मैंने जूते पहन लिए, महसूस किया कि मेरा शरीर काफी हल्का हो गया है। मैं इधर उधर भागा और पुष्टि की कि मैं अधिक आसानी से घूम सकता हूं। रैन की कालकोठरी जमे हुए बंजर भूमि को तेजी से साफ करते हुए जैसे जैसे मैं हरे क्रिस्टल की ओर गया, उपलब्धि की भावना बढ़ गई। हालांकि बाहर जाने से पहले मैंने कुछ जीवन शक्ति और शक्ति कोर निकाले जो मैंने इस दौड़ में एकत्र किए थे और उन्हें अवशोषित करना शुरू कर दिया। रैंक एफ कोर्ट से एक शिकारी को 50 एट्रीब्यूट पॉइंट तक मजबूत किया जा सकता था, रैंक ए कोर्ट से 100 तक, रैंक डी से 150 तक और इसी तरह आगे भी। दुनिया के शीर्ष पर मौजूद शिकारियों के एट्रीब्यूट पॉइंट फिलहाल 300 के करीब थे। आपने कितने भी एफ रैंक के कोर का इस्तेमाल किया हो, अगर आप अपने एट्रीब्यूट को 50 से आगे बढ़ाना चाहते थे तो आपको रैंक की कोर को अवशोषित करना पड़ता था और उच्च रैंक के लिए यही प्रक्रिया दोहराई जाती थी। जब मेरे स्टैट्स 50 से कम थे तब रैंक 1 कोर को अवशोषित करने से उनमें थोड़ी तेजी से वृद्धि हुई। जब जीवन शक्ति और ताकत दोनों 50 पर पहुंच गए तो मैंने ऊर्जा अवशोषित करना बंद कर दिया और हमेशा की तरह ध्यान केंद्रित करने की क्षमता शून्य थी, इसलिए वे सभी कोर बैग में जमा हो गए। मैंने सब कुछ समेटा और कालकोठरी से बाहर निकलने के लिए क्रिस्टल की ओर बढ़ा। जैसे ही मैंने क्रिस्टल को छुआ और मैं मोनोलिथ के बाहर पहुंच गया, मैं सोचने लगा कि क्या मुझे इस कालकोठरी को दोबारा खेलना चाहिए या आउटर बैंक एक्स में मौजूद कुछ रैंकली कालकोठरियों में से किसी एक की ओर जाना चाहिए। मेरे पास वर्तमान में 2 रैंकली कौशल थे, जिनमें से एक इस रैंक की कालकोठरी में राक्षसों को काट रहा था जैसे कि वे कागज थे। दूसरा, एक बार वैसे भी सक्रिय होने के बाद मुझे रैंकली से नीचे किसी भी नुकसान के लिए लगभग अभेद्य बना देगा और समकक्ष रैंक के राक्षसों का सामना करते समय विशाल रक्षा प्रदान करेगा। समय दक्षता के लिए उच्च रैंक वाली कालकोठरी में जाना बहुत अधिक समझ में आता है, जिसका मतलब अधिक मंजिल, अधिक राक्षस और बेहतर बूंदें होंगी। हालांकि इस बार मैं लापरवाह नहीं हो सकता। चूंकि मैं पहले से ही जमे हुए बंजर भूमि में था और मुझे सब कुछ साफ करने में 20 मिनट से भी कम समय लगा, इसलिए इस कालकोठरी को 1 या 2 बार दोहराने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं होगा और मेरी सुरक्षा की गारंटी है। साथ ही ये तथ्य कि यहाँ बहुत कम लोग हैं। मैंने अपना मन बना लिया और फिर से मोनोलिथ के वर्गों में से एक के पास पहुंचा, अपना हाथ रखा और ठीक बाद गायब हो गया। फ्रोजन वेस्टलैंड का दूसरा रन आज मेरे लिए और अधिक कोर लेकर आया, जिसमें ब्लेड स्ट्राइकर अपनी तलवार के स्विंग के साथ अपने दुश्मनों पर घातक हमला करे शामिल हैं। ये कौशल मेरे लिए उतना उपयोगी नहीं था, इसलिए मैंने बैकपैक फेंक दिया और आज तीसरी बार फिर से अंदर गया। फ्रोजन वेस्टलैंड के तीसरे रन ने मुझे कोर की एक समान राशि दी, इस बार एक काफी दुर्लभ कौशल के साथ। समन गोलेमा अपनी ओर से लड़ने के लिए एक एकल साथी को बुलाता है। कई शिकारी इस कौशल को शेल्फ से टकराते ही खरीद लेंगे, क्योंकि यह कैस्टर को प्रभावी ढंग से एक और टैंक रखने की अनुमति देता है या नाइट्स और बेर्सकर्स को कुछ सेकंड के लिए नुकसान उठाने के लिए एक साथी रखने की अनुमति देता है। हालांकि यह वास्तव में मेरी शैली के साथ नहीं जाता है, क्योंकि यह एक धीमी गति से चलने वाला गोलेम होगा और मैं इन राक्षसों के माध्यम से काफी तेजी से भागता हूं। मेरे लिए इसका मतलब यह था कि एक कौशल के लिए अधिक धन प्राप्त करने में सक्षम होना। चौथा रन केवल कोर, एक भी कौशल पुस्तक या आइटम नहीं। इस रन ने मुझे परेशान कर दिया। 5वीं बार कोशिश की और भी कोर मिले और एक चीज मिली, कशिन की तलवार। बस एक तलवार। मेरा किसी राक्षस के पास जाने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए इसे भी बेच दूंगा। मेरा बैग लगभग भर चुका था, इसलिए मैं अब तक जमा की गई चीजों को बेचने के लिए एक अवेकन सेंटर जाऊंगा। मैं इसके लिए बहुत उत्सुक था, क्योंकि अब मेरा मुनाफा आसानी से 5 लाख से ज्यादा हो जाएगा, यानी मैं आखिरकार रैंक सी स्किल हासिल कर पाऊंगा। नोआ पेशा शिकारी। जीवन शक्ति 50, केंद्र शक्ति 50, कौशल एफ फायरबॉल 96, एफ हीलिंग 10, ई आर्कटिक आर्मर -79, डी फ्लेम्स ऑफ टॉर्मेंट 31, डी सेफगार्ड। एपिसोड 8 अपराध सबसे अच्छा बचाव है। आउटर बैंकैक्स में कहीं एक अज्ञात हवेली में। सर, हमने आज एक कालकोठरी में एक असामान्यता देखी। बटलर। ओह, और क्या हुआ? बटलर ने अपने सामने वाले आदमी पर उदासीन नजर देखी और जारी रखा। ए रैंक कालकोठरी जमे हुए बंजर भूमि अचानक मध्यम से निम्न के जोखिम भरे मूल्यांकन से चला गया है।
ओह, तो कोई मेरे लिए मेरा काम कर रहा है जबकि मैं सी रैंक कालकोठरी में व्यस्त हूँ। हाँ सर, लेकिन समस्या यह है कि यह बदलाव 2 घंटे की अवधि में हुआ। जैसे ही बटलर ने इन शब्दों को समाप्त किया, जिस आदमी से वह बात कर रहा था, उसकी आंखें चमक उठीं। ये कौन था? एक टीम या एक रैंकर जो अभी अभी दिखाई दी? हम नहीं जानते सर, हम वर्तमान में जांच कर रहे हैं। भंडारी, अच्छा, जैसे ही तुम्हें पता चले मुझे बता दो। क्या लड़कियां तैयार हैं? उस आदमी का ध्यान जल्दी से उसके ऊपर की मंजिल पर चला गया जहां वह कुछ हलचल महसूस कर सकता था। जी सर, सभी नए जागते हैं। जी सर, अच्छा, अगले 1 घंटे के लिए मुझे परेशान मत करो। काले सूट पहने बटलर ने उस आदमी को सीढ़ियां चढ़ते हुए देखा। उसकी सबसे बड़ी चिंता इस बात की थी कि 2 घंटे के भीतर ही कालकोठरी का जोखिम स्तर मध्यम से निम्न स्तर पर पहुंच गया था। इसके लिए कुशल शिकारियों की एक टीम या एक बेहद कुशल रैंकर द्वारा उन 2 घंटों में कई बार कालकोठरी को साफ करना आवश्यक था। आउटर बैंक एक्स में फिलहाल केवल एक ही शिकारी था जो इतनी तेज गति से कालकोठरी को साफ करने के लिए एक विशेष टीम ला सकता था, और वह अब उसे कुछ गतिविधियों को अंजाम देने के लिए जाते हुए देख रहा था। 2. बटलर ने अपने उपकारी के सामने झुककर अभिवादन किया और फिर यह पता लगाने के लिए मुड़ गया कि उनके शहर में कौन से नए शिकारी प्रकट हुए हैं। मैं आउटर बैंक एक्स के केंद्रीय जागृत केंद्र में वापस आ गया था, वर्तमान में उन वस्तुओं को बेच रहा था जिनकी मुझे आवश्यकता नहीं थी, साथ ही कोर जिन्हें मैंने अवशोषित नहीं किया था। यहां आने से पहले मैंने ईरान कोर को अवशोषित करना सुनिश्चित किया जब तक कि मैं जीवन शक्ति और शक्ति के लिए 70 विशेषता अंक नहीं मारता। मैंने धीरे धीरे अपने शरीर को उस नई शक्ति के अनुकूल बना लिया जो मेरे शरीर को महसूस हुई क्योंकि मैं इधर उधर घूमता था, अपनी तेज प्रगति पर उत्साहित था। शेष कोर आइटम और कौशल पुस्तकें सभी बिक गई और जल्द ही मेरे खाते में अतिरिक्त $6,74,000 जमा हो गए। ये कुछ अविश्वसनीय था जब तक कि आप एक उच्च रैंकिंग हटर नहीं थे। मेरे ऑर्डर को संभालने वाला रिसेप्शनिस्ट चौंक गया क्योंकि मैं जो चीजें ला रहा था वह किसी भी तरह से मेरे लाइसेंस पर रैंक से मेल नहीं खाती थी। वैसे भी आज मेरी रैंक बढ़ाने और परीक्षण करने की योजना थी। एफ से डी तक की छलांग इस दुनिया से बहुत बाहर नहीं होगी, है ना? ये कुछ ऐसा था जिस पर मैं झिझक रहा था क्योंकि मुझे एफ रैंक शिकारी के रूप में पंजीकृत होने के बाद से केवल 2 दिन हुए थे। अगर मैं इतनी जल्दी रैंक करता हूं तो सिर निश्चित रूप से मेरे रास्ते में बदल जाएंगे। मैं अभी भी खुद को किसी मजबूत व्यक्ति के रूप में परेड करने के लिए पर्याप्त सहज महसूस नहीं कर रहा था जब मेरे उच्चतम कौशल वर्तमान में रैंक डी थे और मैं सिर्फ एक रैंक सी कौशल प्राप्त करने के बारे में था। मेरी रैंक बढ़ाने के लिए अभी इंतजार कर सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है। मैं एक कौशल खरीदने के लिए कौशल पुस्तक की दुकान की ओर जा रहा था जिसे मैंने कल ही देखा था, लेकिन मैं खरीद नहीं सका। रैंक सी कौशल आर्कनिस्ट का संरक्षण क्षेत्र रहस्यमय ऊर्जा धलाईकार को सभी नुकसान से बचाती है, लेकिन एक बड़ी कीमत पर। बिक्री के लिए बहुत कम रैंक सी कौशल थे क्योंकि उच्चतम सी रैंक कालकोठरी को नियमित रूप से आउटर बैंक एक्स में एकमात्र बी रैंक शिकारी द्वारा अपनी टीम के साथ साफ किया जा रहा था। पिछले कुछ महीनों में सी रैंक के कई कौशल उनसे आए हैं। आर्केनिस्ट का सुरक्षा घेरा समान रैंक के किसी भी हमले से पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता था, साथ ही उच्च रैंक के कौशलों के विरुद्ध भी उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान करता था। इसमें सेफगार्ड की तरह कोई गति प्रभाव नहीं था, लेकिन इसे सक्रिय रखने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। इस शानदार स्किल को खरीदते समय मेरा दिल खुशी से उछल रहा था। मैंने ये कहावत तो सुनी ही है कि आक्रमण ही बचाव का सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन इस स्किल को देखकर तो सच में बचाव ही सबसे अच्छा बचाव साबित हुआ। वहां और भी कई शानदार सी रैंक की आक्रमणकारी स्किल्स थीं जिन्हें मैं खरीदना चाहता था, लेकिन उन्हें खरीदने के लिए मुझे कुछ और बार कालकोठरी में उतरना पड़ेगा और अपने पैसे फिर से जमा करने पड़ेंगे। अगर मैं अपनी आक्रमणकारी क्षमताओं का लगातार इस्तेमाल करूं तो निश्चित रूप से सामने दिख रही हर चीज को तबाह कर दूंगा, लेकिन इससे मेरी जान की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए पहले रक्षा फिर आक्रमण। रक्षात्मक कौशल रैंक सी के अलावा मैंने रैंक डी खतरे का बोध भी खरीदा, जिससे आप सचमुच किसी भी ऐसी चीज को भांप सकते हैं जो आपके जीवन को खतरे में डाल सकती है, घटना घटने से कुछ सेकंड पहले ही। यह एक अमूल्य कौशल था, लेकिन इसे हर समय सक्रिय रखने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की खपत होती थी। आर्केनिस्ट स्फीयर ऑफ प्रोटेक्शन की कीमत मुझे $5,50,000 पड़ी और डेंजर सेंस ने $1,00,000 और ले लिए। मैंने रैंक सी के उन आक्रामक कौशलों पर एक नज़र डाली जिन्हें मैं अभी तक खरीद नहीं सकता था और अवेकिन सेंटर से निकलकर इस बार अपने अपार्टमेंट की ओर चल पड़ा। मैंने वहां रात बिताने और अपना लैपटॉप और अन्य ज़रूरी सामान लेने की योजना बनाई थी।
ड्राइवर को निर्देश देने के बाद मैं कार की पिछली सीट पर आराम से बैठ गया और आर्कनिस्ट स्फीयर ऑफ प्रोटेक्शन और डेंजर सेंस के बारे में सीखा। मैंने तुरंत डेंजर सेंस को सक्रिय किया, लेकिन मुझे कुछ भी अलग महसूस नहीं हुआ। मेरा मानना है कि अगर मेरी जान कभी खतरे में होती तो मुझे कुछ तो महसूस होता। हम आधे घंटे में उस जर्जर अपार्टमेंट परिसर में पहुंच गए। मैंने उस जगह पर एक नज़र डाली और फिर उस कमरे की ओर चल दी जिसमें मैं पिछले कुछ महीनों से रह रहा था। दरवाजा खोलते ही मैं चौंक गया कि मेरे अपार्टमेंट में कोई है। जैसे ही वह व्यक्ति मुड़ा, मेरे सिर में एक तेज घंटी बज उठी। यह खतरनाक था। उस आदमी ने नीली रोशनी वाले कपड़े पहने हुए थे, जिसका मतलब था कि वे सभी आइटम थे। मेरी तरफ देखते ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और वह बोलने लगा, नोआ ओसिमोंट, माता पिता का निधन हो चुका है, अकेले रहते हैं, लगभग 2 दिनों से पंजीकृत शिकारी हैं। बोलते समय वह व्यक्ति कुछ कागज पलट रहा था। मैंने उसका चेहरा पहचान लिया था। वह आउटर बैंकॉक में एक मशहूर हस्ती था। मेरा चेहरा तुरंत गंभीर हो गया और मैंने आर्केनिस्ट का सुरक्षा कवच सक्रिय कर दिया। उसने ऊपर देखा और जारी रखने से पहले एक आश्चर्यचकित नजर डाली। कालकोटरी डाइविंग इतिहास में वानर का स्वर्ग और जमे हुए बंजर भूमि शामिल हैं। दोनों कालकोटरियों में अकेले प्रवेश करने और उन्हें कुछ सबसे तेज स्पष्ट गति के साथ साफ करने के लिए देखा गया है। अब आप जैसा आदमी अपनी शक्ति क्यों छिपा रहा होगा? उसने कागजात लपेटे और मुझे एक भेदी नजर से देखा। मेरे पूरे शरीर को ऐसा लगा जैसे ये पिन और सुलियों पर था। मैंने एक त्वरित सांस ली और खुद को शांत किया, जबकि याद किया कि मेरे पास अभी सी रैंक रक्षात्मक कौशल सक्रिय था, और कहा, मैं जागने के बाद पहले कुछ दिनों में कोई परेशानी नहीं चाहता था। मुसीबत हो, खैर, ये हमेशा हमें खोजने का प्रबंधन करता है। उसने जारी रखने से पहले मेरे अपार्टमेंट के चारों ओर देखा। मैं यहाँ लंबे समय तक नहीं रहूंगा, मैं बहुत व्यस्त आदमी हूँ। मैं जैतून की शाखा चढ़ाने आया था। वह मेरे अपार्टमेंट के चारों ओर चला गया और उस अहंकारी स्वर में बात करना जारी रखा, हमारे इस खूबसूरत शहर में सबसे ऊंची कालकोटरी के लिए मुझे और दूसरों की एक टीम को नियमित रूप से साफ करने की आवश्यकता होती है ताकि कालकोटरी टूट न जाए। अपने पिछले 2 दिनों के इतिहास को देखते हुए और इस तथ्य को देखते हुए कि आप इस समय के बाद उस रक्षात्मक कौशल को आराम से सक्रिय रख सकते हैं, इसका मतलब है कि आपकी शक्ति ऊपरी रैंक सी होनी चाहिए, यहां तक कि संभवतः बी के करीब भी। उन्होंने उस अंतिम भाग को कहते हुए एक मुस्कान दी। यह आदमी आउटर बैंकॉक बी रैंक हंटर कोहेन एंडरसन में शीर्ष रैंक का खिलाड़ी था। उन्होंने कहा, हमें इस शहर और इसके शहर की सुरक्षा बनाए रखने के लिए आप जैसी और प्रतिभाओं की जरूरत है। नागरिकों, हमारे पास समय समय पर हताहत होते हैं और हमें टीम में एक और शक्तिशाली शिकारी की आवश्यकता होती है। अगला कालकोटरी गोता अब से 3 दिन बाद है। हम सुबह 10 बजे सोलेल के महल में इकट्ठा होते हैं, सुनिश्चित करें कि इसे याद न करें। उसने आखिरी कुछ शब्दों को समाप्त किया, कुछ और देखा और मुझे एक और नजर दिए बिना दरवाजे से बाहर चला गया। मुझे लगा कि गुस्सा जल्दी से मेरे अंदर उबल रहा है, इससे पहले कि मैं इसे कुचल दूं। आखिर उन्होंने मुझे इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया? मैंने अपार्टमेंट का दरवाजा बंद कर दिया और अपने चेहरे पर एक भयानक अभिव्यक्ति के साथ एक कुर्सी की ओर चला गया। कोहेन एंडरसन, इस शहर में सबसे शक्तिशाली शिकारी और सी रैंक कालकोटरी के खिलाफ रक्षा में सबसे आगे एक सोलेल का महल। कालकोटरी मोनोलिथ ने हमेशा एक गहरा नारंगी रंग दिखाया, जिससे पता चलता है कि यह किसी भी क्षण लाल चमक सकता है और कालकोटरी टूटने का कारण बन सकता है। कोहेन सप्ताह में 2 बार इस कालकोटरी को साफ करने के लिए एक पार्टी बनाता है। हालांकि इस पार्टी को बनाने वाले शिकारी हमेशा बदलते रहते हैं, क्योंकि लगभग हर गोता में हताहत होते हैं। सी रैंक कालकोटरी कितनी कठिन थी, यहां तक कि बी रैंक शिकारी टीम का नेतृत्व कर रहा था, फिर भी हताहत हुए थे। ये जानकारी स्थानीय शिकारी प्लेटफार्मों में आम थी। शहर की रक्षा में मदद करने के लिए नए शिकारियों को नियमित रूप से भर्ती किया जाता था, लेकिन टीम में गिरे हुए रैंक सी शिकारी के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार एक मेमोरियम होता था। मैं मृत्यु के जोखिम के बिना मदद करने के लिए जो कर सकता हूं वह करने से पहले मैं धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि यह खिड़की से बाहर है। मेरे गुस्से को नियंत्रण में रखा गया था क्योंकि मुझे उसके स्वर की याद आई जो एक आदेश की तरह अधिक महसूस हुआ। अहंकार, बस इतना ही मैंने उससे महसूस किया। गहरी सांस, ये वही था जो शक्ति आपके साथ कर सकती थी। कोहेन को व्यापक रूप से अहंकारी होने के लिए जाना जाता था, लेकिन वह शहर का सबसे मजबूत शिकारी था और सोलेल के महल से कालकोटरी टूटने को रोकने के लिए उस पर भरोसा किया जा सकता था।
ऐसा लगता है कि मैं जितना सोचा था उससे कहीं अधिक तेजी से सी रैंक कालकोटरी का दौरा करूंगा, लेकिन एक चीज थी जिसके बारे में वह गलत था। मेरी शक्ति निश्चित रूप से ऊपरी रैंक सी या बी के करीब नहीं थी। जैसे ही मैंने उपयुक्त कौशल पुस्तक सीखी, मेरे अंतहीन कलाकारों के साथ मेरे रास्ते में कुछ भी नहीं आएगा। मेरे चेहरे पर एक क्रूर अभिव्यक्ति उठी क्योंकि पुरानी योजनाओं को बाहर फेंक दिया गया और नए बन गए। नूह व्यवसाय हंटर। जीवन शक्ति 70। फोकस ताकता 70। कौशल ओ एफ फायरबॉल 96। एफ हील 10। ई आर्कटिक कवच 79। डी ज्वाला की यातना 31। डी सेफगार्ड 8। डी डेंजर सेंस 5। सी आर्कनिस्ट का संरक्षण 2। उपकरण ई स्विफ्ट जूते।